हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जब प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी, तब क्या है, नाभिक की खोज बाकी थी। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिक की खोज, ये क्या है, नाभिक की खोज। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिक की खोज। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज के लिए एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, एक स्वर्ण धातु की पन्नी ली। तो रदरफोर्ड ने एक स्वर्ण धातु की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की, एल्फा कण को बौछार की, और तथा उससे जो प्राप्त विकिरण थे उनको क्या है, एक जिंक सल्फाइड के पर्दे पर देखा। तो मान लिया स्वर्ण धातु की पन्नी है, तो इन्होंने क्या किया, स्वर्ण धातु की पन्नी पर एल्फा कण डाले, क्या किया, एल्फा पार्टिकल डाले, और इससे प्राप्त विकिरण को कहां देखा, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर देखा, जिंक सल्फाइड के पर्दे। तो क्या है, रदरफोर्ड ने स्वर्ण धातु की पन्नी पर एल्फा कणों की बौछार की तथा उनसे प्राप्त विकिरणों को जिंक सल्फाइड के पर्दे पर देखा। तो इससे निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर 1, कुछ एल्फा कण जो हैं, देखिए कुछ एल्फा कण सीधी रेखा में चले जाते हैं। कुछ, नंबर 1, कुछ एल्फा कण बिना विचलित हुए सीधी रेखा में चले जाते हैं। देखिए कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो बिना विचलित हुए कहां चले जाते हैं, सीधी रेखा में चले जाते हैं। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु में अधिकांश भाग रिक्त या खोखला है। जब सीधी रेखा में कोई बाधा नहीं आई तो क्या है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कुछ अल्फा कण लगभग कुछ 90 अंश, देखो 90 अंश से ज्यादा मुड़े, कुछ 90 अंश से कम मुड़े। तो नंबर 2 हम ये कह सकते, कुछ अल्फा कण लगभग 90 अंश मुड़ जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या है, लगभग 90 अंश मुड़ जाते हैं। देखो इधर मुड़े हैं, इधर मुड़े, कुछ अल्फा कण लगभग 90 अंश मुड़ जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई दृढ़ भाग हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। तीसरा क्या है, जब कुछ अल्फा कण गए, अब क्या है, अपने ही मार्ग में वापस चले आए, जैसे गए वैसे आ गए। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु के केंद्र में कोई दृढ़ धनावेशित भाग है, जिन्हें इन्होंने क्या कहा, नाभिक कहा। जैसे मान लिया यह शेर है, तो क्या है, यहां तो कुछ अल्फा कण लगभग सीधी रेखा में चले गए, जो यहां जाने वाले थे, इधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे, तो उनको डर नहीं लगा, वो सीधी रेखा में चले गए, अर्थात उनको शेर का आभास नहीं हुआ। तो उसी प्रकार कुछ अल्फा कण सीधी रेखा में चले जाते हैं। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा, कुछ अल्फा कण लगभग 90 अंश मुड़ गए। जैसे मान लिया शेर है, तो कुछ लोग यहाँ किसी ने बता दिया तो क्या है, अपना मार्ग चेंज कर लिए, लेकिन अभी उन्होंने नहीं देखा है। जैसे इसमें अभी ये 90 अंश वाले पूर्ण रूप से नाभिक नहीं बता सकते, तो कुछ अल्फा कण लगभग 90 अंश विक्षेपित हो गए। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि हो सकता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन जब कुछ अल्फा कण गए और फिर अपने ही मार्ग में वापस आ गए, ऐसे देखा, जैसे मान लीजिए इन्होंने गए, ये गए, अब सीधे क्या है, देखा शेर और भागे, तो इससे क्या है, सिद्ध हुआ कि परमाणु के केंद्र में कहीं दृढ़ धनावेशित भाग है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो इसी आधार पर इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, एल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब क्या है परमाणु मॉडल, क्या है इनका। तो उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो नंबर एक क्या है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो धनावेशित, जिसके केंद्र में क्या होता है, धनावेशित नाभिक होता और बाहर विशाल क्षेत्र होता है जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि परमाणु क्या है, अति सूक्ष्म गोलाकार, ये मान लिया क्या हो गया, हमारा नाभिक हो गया। नाभिक में हम सीधे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर क्या है, विशाल क्षेत्र है।
ये इलेक्ट्रॉन। तो नंबर 1 क्या है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। वैद्युत उदासीन का मतलब यह होता है प्लस माइनस बराबर, इस पे कोई आवेश नहीं है। जितने यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज होगा, उतने जितने इलेक्ट्रॉन हैं हर कोषों में उस पे क्या है निगेटिव चार्ज होगा, यानी वैद्युत उदासीन माने इस पे आवेश कोई नहीं। तो परमाणु अति सूक्ष्म, नंबर 1 क्या है, परमाणु अति सूक्ष्म वैद्युत उदासीन कण है जो धनावेशित नाभिक, जो धनावेशित नाभिक जो है धनावेशित नाभिक और बाहर विशाल क्षेत्र जो होता है वहां क्या होता है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो नंबर 1 परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है जो धनावेशित नाभिक और बाहर विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। समझ गए, परमाणु वैद्युत उदासीन कण है जिसमें नाभिक में धनावेश रहता है और क्या है बाहर जो क्षेत्र होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नंबर 2 परमाणु का जो कुल धनावेश है, नंबर 2 परमाणु का जो कुल धनावेश है वो कहाँ नाभिक में स्थित होता है। ये क्या है नाभिक है, तो परमाणु का जो कुल धनावेश है वो कहाँ उपस्थित होता है नाभिक में उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित होता है। नंबर 3 परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में क्या है जो इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये क्या है इनकी कक्षाएं हैं, एक कक्षा हो सकती है, 2 कक्षा हो सकती है, 3 हो सकती है। तो परमाणु में नंबर 3 परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, ये मान लिया घूम रहे हैं। तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन का नाभिक का आकर्षण, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं ये पॉजिटिव होता है। तो जो परमाणु पर है नाभिक के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको नाभिक खींचता है तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल लगता है। लेकिन ये क्या है जब नजदीक आते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण ये फिर पुनः क्या है इसमें नहीं गिरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर तो कुल मिलाकर के जो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आरोपित रहता है इसलिए ये नाभिक में नहीं रहते। यानी पहले इलेक्ट्रॉन खींचे वो नाभिक खींचेगा फिर क्या है जब नजदीक आता तो बढ़ा देता। तो पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आरोपित रहता है इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं गिरते हैं नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल आरोपित रहता है इसलिए ये नाभिक में नहीं गिरते हैं। जो नाभिक की त्रिज्या है, जो ये नाभिक की त्रिज्या है तो 10 की घात -13 से लगभग 10 की घात -12 सेंटीमीटर होती है। नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है 10 की घात -13 से 10 की घात -12 सेंटीमीटर होती है। जबकि ये जो पूरा परमाणु है इसकी त्रिज्या लगभग 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। तो अगला पॉइंट क्या है नाभिक की त्रिज्या 10 की घात 13 से 12 सेंटीमीटर जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -8 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट परमाणु में उपस्थित धनावेश की जो संख्या है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित कुल ऋणावेश की संख्या के बराबर होती है। अर्थात नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, प्रोटॉन बराबर क्या होता है विभिन्न कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या। तो नाभिक में क्या है जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है फिर पुनः एक बार देखते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म धनावेशित गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है जिसमें क्या है मध्य में नाभिक या मध्य में धनावेश तथा बाहर विभिन्न कक्षाओं में क्या होता है ऋणावेश उपस्थित होता है या विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नंबर 2 परमाणु का कुल जो धनावेश है तो अति सूक्ष्म भाग में संक्षिप्त रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का कुल धनावेश अति संक्षिप्त भाग में केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में संरक्षित रहता है जिसे क्या कहते हैं नाभिक कहते हैं।
परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अगला पॉइंट, नाभिक की त्रिज्या 10⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। परमाणु में उपस्थित धनावेश विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के लगभग बराबर होता है। तो मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गतिशील वैद्युतशील कण निरंतर परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन रदरफोर्ड इसकी व्याख्या नहीं कर पाए थे। दूसरा क्या है, अगर एनर्जी का लगातार ह्रास होता रहेगा तो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। लेकिन स्पेक्ट्रम रेखीय होता है, तो रदरफोर्ड इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए।